प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है, लगभग 20 दिनों बाद। हाँ, रीज़न उसका स्पष्ट था कि हमारा भी पेपर था, इसकी वजह से, और मौसम तो आप लोगों ने देखा ही होगा, इसकी वजह से वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाया। तो ये जो वीडियो बन रही है, इधर 3 दिन यानी 13, 14, 15 और 16 4 दिन जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के विद्यार्थियों के लिए होंगी। तो आप सभी लगातार चैनल पे बने रहिए और हर एक वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिए। शुरुआत करेंगे करंट से। तैयारी आप लोग की अच्छी तो चल ही रही होगी, क्योंकि जब परीक्षा नज़दीक है तो हम पढ़ते भी ज़्यादा हैं। आप सोचिए, अगर ऐसे ही अगर हम 6 महीने पढ़ लें तो कोई पास होने से रोक सकता है? नहीं ना। लेकिन नहीं, हम मानव हैं, मानव प्रवृत्ति के अनुसार जब परीक्षा नज़दीक आ जाती है तभी हम ज़्यादा जगते हैं। चलिए, देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। तो आज करंट का जो अपना पहला टॉपिक है, एक एक टॉपिक ध्यान से समझ के, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है, जैसे समीक्षा अधिकारी का पेपर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन अब उस तरीके से नहीं पूछे जा रहे हैं। हाँ, वो चाहते हैं कि क्वेश्चन आप पूरा पढ़े रहें। ठीक है, तो यहाँ 2 चीज़ और याद दिला दूँ कि 2 प्लेलिस्ट में जाइए और 2 वीडियो मौजूद है, उनको ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, एक तो आपको देख लेना है चंद्रयान 3, एक आपको देख लेना है G20 शिखर सम्मेलन। यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। नोट्स नहीं बनानी है, एक बार ध्यान से सुन लेना है, प्रमुख चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आज के करंट की क्लास शुरू करते हैं। अपना आज का पहला करंट है PM जनमन। ये है क्या? तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसकी शुरुआत कब हुई और किसने की, तो उसकी बात करें तो इसका प्रारंभ हुआ 15 नवंबर 2023 को और प्रधानमंत्री जी द्वारा। कहाँ से? तो जिला है खूंटी और राज्य है झारखंड। उद्देश्य क्या है इस योजना का? ठीक है, तो इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से संवेदनशील उन 75 जनजातीय समूहों का विकास करना जो विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की योजनाओं से वंचित रह गए हैं। ठीक है, जो विभाग या जो भी योजनाएं भारत सरकार चला रखी हैं, जो योजनाएं इन आदिवासियों तक नहीं पहुंची, यानी ऐसे आदिवासी समूह जो दुर्गम जगहों पर रहते हैं, जंगल में हैं, पहाड़ों पर हैं, जहां तक ये योजनाएं सही से नहीं पहुंच पाई, तो इन योजनाओं, सरकार की जो योजनाएं हैं जन कल्याण की, उनको इन तक पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पे 15 नवंबर है क्यों? तो 15 नवंबर को भारत सरकार मनाती है जनजाति गौरव दिवस। जनजाति गौरव दिवस क्यों मनाया जाता है? तो आदिवासियों के भगवान कह सकते हैं, बिरसा मुंडा, उनकी जयंती है। इसी संदर्भ में इसी वर्तमान बीजेपी सरकार ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस अमृत महोत्सव के तहत घोषित किया और तब ये मनाया जा रहा है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस। किसकी जयंती? तो बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा कौन है? तो विशेष तौर पर इनका संबंध झारखंड से है। ठीक है, आदिवासियों के भगवान माने जाते हैं। समझ में आ गया। दूसरा करंट अपना है नमो ड्रोन दीदी योजना। ठीक, तो घोषणा इसकी हुई 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा। जब प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को लॉन्च किया तो इसे नाम इन्होंने दिया था ड्रोन दीदी योजना। ठीक, तो नाम क्यों बदल गया? तो मंत्रिमंडल द्वारा इसको मंजूरी मिली 29 नवंबर 2023 को और मंत्रिमंडल ने इसका नाम कर दिया नमो ड्रोन दीदी योजना। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी 29 नवंबर 2023 को। अभी ध्यान रखिए, इसी संदर्भ में एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा, ड्रोन योजना शुरू तो नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू तो करनी है। तो 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया गया। ये भी ध्यान में रखना है। अब ये योजना है क्या? तो इस योजना के तहत ध्यान रखिएगा कि सरकार भारत के 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराएगी। ठीक है, 15,000 जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं पूरे भारत में, उनको ड्रोन उपलब्ध कराएगी। अब आप सोच रहे हैं ड्रोन का ये करेंगे क्या? तो इस ड्रोन का प्रयोग वो करेंगे खेती में। ठीक है, जहां जोत का आकार यानी खेत का आकार काफ़ी बड़ा है और किसानों को अगर असुविधा हो रही है तो इन महिला समूहों से, स्वयं सहायता समूहों से वो ये ड्रोन लेंगे किराए पर। किराए पर लेने के बाद अपने खेत में कीटनाशकों का छिड़काव, उर्वरकों का छिड़काव, ये काम वो कर सकते हैं। तो ड्रोन और ये कृषि जो उपकरण हैं जो उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव करेंगे, तो इनकी कुल कीमत जाकर बैठती है 10 लाख रुपए के आसपास, जिसमें से 80% सब्सिडी देगी सरकार।
यानी वित्तीय सहायता देगी। तो 8 लाख रुपए सरकार लगाएगी और 2 लाख रुपए देना होगा इन स्वयं सहायता समूहों को। समझ में आ गया? एक तरीके से कह सकते हैं ये स्वयं सहायता समूहों के स्वावलंबन से संबंधी योजना है कि उनको आर्थिक लाभ भी होता रहे। तो दो चीज़ें हैं, जहाँ जोत का आकार छोटा होगा वहाँ तो ये योजना मेरे ख्याल से उतनी सफल नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, लेकिन उन क्षेत्रों में जहाँ जोत का आकार काफ़ी बड़ा है तो इन ड्रोन से कीटनाशकों का छिड़काव, उर्वरकों का छिड़काव ऐसा किया जा सकता है, वहाँ के लिए ये लाभप्रद होगी। इससे जुड़ी हुई दो चीज़ें मैं और आपको बता दूं कि भारत के संदर्भ में 2 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। भारत वो 2 पॉइंट है, एक उर्वरक का उत्पादन, ठीक है। तो अगर कहा जाए उर्वरक के उत्पादन में भारत का स्थान, ठीक, विश्व में, तो आप ध्यान रखिएगा दूसरा, ठीक। भारत विश्व में दूसरे नंबर पर वो देश है जो उर्वरकों का सबसे अधिक उत्पादन करता है। वहीं उर्वरक के आयात में यहाँ ध्यान रखिएगा भारत का स्थान, ठीक है। आयात में भारत का स्थान, तो यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ भी हमारा स्थान है दूसरा। अब आप समझेंगे उत्पादन भी हम दूसरे नंबर पर कर रहे हैं विश्व में सबसे अधिक, और आयात भी हम दूसरे नंबर पर सबसे अधिक कर रहे हैं। तो उसका रीजन है उर्वरकों में जिन खनिजों की आवश्यकता होती है तो अधिकतर खनिज भारत में उपलब्ध नहीं है, हमें उनका करना पड़ता है आयात। जैसे फास्फेटिक तत्व हुए, पोटाश वाले जो भी खनिज हुए, इनको हमको बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो इस वजह से ये व्यवस्था बनी। हम उर्वरक का उत्पादन भी विश्व में दूसरे स्थान पर है उत्पादन के क्रम में, और उर्वरकों के आयात में भी हम विश्व में दूसरा स्थान रखते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये दो ध्यान में रखिएगा। कुछ नाम मैं लेके आ रहा हूँ जो इधर काफ़ी चर्चा में रहे और उनका नाम ध्यान में रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। बाकी और मैं बता दूं कि 20 दिन पहले भी अपनी करंट की क्लास चल रही थी यूपीपी के संदर्भ में और समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में। 7 या 8 वीडियो क्लास है, वो देख लीजिएगा। अगस्त सितंबर के जो करंट है उनको देख लीजिएगा। देखे रहेंगे तो अगर 5-6 करंट पूछा तो 3-4 आपको मिलने की संभावना बनी रहेगी। हो सकता है ज़्यादा ही मिल जाए। अभी कुछ और पढ़ाऊंगा 4 दिन में, तो वहाँ से भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो चर्चित व्यक्तियों में पहला नाम नीना सिंह, ठीक है। तो इनका नाम विशेष तौर पे ध्यान में रखिएगा। 29 दिसंबर को इनकी नियुक्ति हो रही है, लेटेस्ट है, इसलिए पूछे जाने की संभावना बनेगी। तो नीना सिंह है कौन, क्यों चर्चा में रही, तो ध्यान रखिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, ठीक है, कि नई महानिदेशक 29 दिसंबर 2023 को नियुक्त की गई, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। तो नई महानिदेशक 29 दिसंबर 2023 को बनी। अब बनी तो कई लोग बने, लेकिन इनके साथ जो विशेष बात जुड़ी हुई है कि CISF की महानिदेशक बनने वाली प्रथम महिला, इस वजह से ये नाम काफ़ी चर्चा में है। आपको भी इसको ध्यान में रखना होगा। यही एक पॉइंट और देख लीजिए, CISF की स्थापना कब हुई, तो CISF की स्थापना हुई 1969, 10 मार्च 1969 को CISF की स्थापना हुई। जो सरकारी उपक्रम है, जैसे मेट्रो में अगर आपने सफ़र किया होगा तो वहाँ कुछ लोग आपकी चेकिंग करने के लिए खड़े रहते हैं। एयरपोर्ट पे अगर आप जाएंगे, वहाँ से अगर सफ़र करना चाहेंगे आगे के लिए, तो वहाँ भी कुछ लोग आपकी चेकिंग करने के लिए खड़े होंगे। तो उसी के लिए फोर्स बनाई गई है CISF। बड़े बड़े जो उद्योग हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी ये फोर्स काम करती है CISF, ठीक। अगला जो नाम चर्चा में है वो न्यायमूर्ति मीरा शाही फातिमा बीबी। मेरे ख्याल से जो भी तैयारी कर रहा होगा इस नाम से चर्चित जरूर होगा। ये वो महिला है जो भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। ये गौरव इन्हें प्राप्त है। आखिर क्यों चर्चा में आई, तो ये ध्यान रखिए कि 23 नवंबर 2023 को 96 वर्ष की आयु में कोल्लम केरल में इनका निधन हो गया। दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, एक तो डेट, एक तो कितने वर्ष की आयु में कहाँ इनका निधन हुआ। कोल्लम केरल की ही रहने ही वाली थी, ठीक है। तो केरल में ही इनका निधन हुआ 96 में। जन्म इनका कहाँ हुआ था, पाथानमथिट्टा केरल, ये जगह का नाम है। हाँ, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, तो इसलिए इनका जन्म भी ध्यान में रखिएगा। अब इनके संदर्भ में जुड़े हुए 2 पॉइंट जो आपको विशेष तौर पे ध्यान में रखने हैं। एक तो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, मुख्य नहीं, ठीक है। अभी तक उच्चतम न्यायालय में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश के पद तक नहीं पहुंची है। हाँ, ऐसा माना जाता है कि 2027 तक ऐसी सिचुएशन बनेगी कि कोई महिला वहाँ तक
पहुंच जाए, कोई महिला न्यायाधीश वहां तक उस पद पर पहुंच जाए। लेकिन अभी तक भारत के इतिहास में जब से देश आज़ाद हुआ या जब से उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई तब से आज तक कोई भी महिला उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद तक नहीं पहुंची है। ये उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी दूसरा ये ध्यान रखिए, उच्चतम न्यायालय में आई तो किसी न किसी उच्च न्यायालय से आई होंगी ना, तो अगर किसी उच्च न्यायालय से आई तो उनका संबंध कहाँ से, वो देख लीजिए। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश। जब ऐसा पूछे कि भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश कौन थी, तब भी हम इन्हीं का नाम देंगे, न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिमा बीबी। कहाँ, केरल उच्च न्यायालय 1983। ठीक, 83 में ही केरल उच्च न्यायालय में ये न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त हुई और उसके बाद 1989 में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त हुई। ये पॉइंट ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक, 2023 में हाल ही में इनको केरल सरकार ने केरल प्रभा पुरस्कार से सम्मानित किया था। 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो इन 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, हाँ अगर आप नहीं देंगे तो कल के वीडियो में मैं जोड़ूंगा। उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी और उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी और भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। ये 2 आंसर आप कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। ठीक है, अगला नाम यहाँ ध्यान रखिए, हीरालाल सामरिया। कौन है ये हीरालाल सामरिया? ठीक, क्यों चर्चा में आए, तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि हीरालाल सामरिया जो ये व्यक्ति चर्चा में हैं वो देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त है। ठीक है, 6 नवंबर 2023 को इन्होंने शपथ ली और इनको शपथ दिलाएगा कौन, इनको शपथ दिलाएंगे भारत के राष्ट्रपति। यहाँ 2-3 पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जो भी मुख्य सूचना आयुक्त हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा, तो उनको शपथ दिलाएंगे भारत के राष्ट्रपति। 6 नवंबर 2023 को इनको राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई। इनके साथ भी एक विशेष जुड़ी हुई है कि देश के पहले दलित या अति दलित कह लीजिए, पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त है, पहले दलित हैं जो इस पद तक पहुंचे हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। कार्यकाल इनका क्या होगा, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो कई सिचुएशन में ये कंडीशन है, जैसे उच्चतम मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, तो वहाँ भी यही कंडीशन हमको मिलती है। क्या कंडीशन है कि उनका कार्यकाल वहाँ पे 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। यानी ऐसा क्यों किया गया, या तो वो अपने पद पर 5 साल तक रह लें, ठीक, या जब उनकी नियुक्ति की जाए तो हो सकता है 62 साल में उनकी नियुक्त हो रही है, तो 62 साल में नियुक्त हो रही है तो 5 साल रहेंगे तो 67 साल हो गया, 67। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं काउंट करेंगे। यहाँ क्या होगा, जैसे ही वो 65 वर्ष के होंगे तो उस आधार पर वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, यानी 2 आधार यहाँ दिए गए, या तो अपने पद पर 5 साल रह ले या उनकी आयु 65 साल हो जाए। तो दोनों में से जो भी पहले होगा उसी आधार पर ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अब मुख्य सूचना आयुक्त की बात चली है तो यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त हैं वजाहत हबीबुल्ला। ठीक है, इनका नाम भी याद रखिएगा, वजाहत हबीबुल्ला। 26 अक्टूबर 2005 से 2010 तक भारत के मुख्य सूचना आयुक्त ये रहे। ठीक, हाँ, सूचना का अधिकार जब अधिनियम पारित हुआ ना, तो उसी अधिनियम के तहत इन सबकी नियुक्ति हुई और केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया और वो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना हुई 12 अक्टूबर 2005। ठीक है, हाँ, क्योंकि सूचना का अधिकार 2005 में ही लागू हुआ था, उसी के तहत ये प्रावधान था कि एक केंद्रीय सूचना आयोग बनेगा। ठीक, तो उसी के तहत ये आयोग बनाया गया और ये आयोग का गठन कब किया गया, तो वो डेट आपको मैंने दे ही दी है, 12/10/2005। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, कार्यकाल पे ध्यान में रखिएगा और इनको शपथ कौन दिलाता है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अगला नाम जो काफ़ी चर्चा में है, बहुत समय से चर्चा में रहे हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, मनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन। 3 दिन पहले इन्हें भारत रत्न देने की घोषणा भी की गई है मरणोपरांत, ये भी दिमाग में रखे रहिएगा। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक, 1966 के आसपास भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। पंतनगर हरित क्रांति की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है, वहीं से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और ये कृषि वैज्ञानिक थे या वैज्ञानिक कह सकते हैं, वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में पहली बार मैक्सिकन गेहूं की प्रजाति लगाई और उन क्षेत्रों में लगाई। हरित क्रांति से संबंधित जो भी बीज थे उनके लिए 2-3 कंडीशन होनी बहुत आवश्यक थी। एक,
जो पहली कंडीशन थी वो ये कि सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए, दूसरे कीटनाशक होने चाहिए। तो ये जो हरित क्रांति के तहत जिन बीजों का प्रयोग किया गया उनको अधिक सिंचाई चाहिए थी और अधिक कीटनाशक चाहिए था। तो सिंचाई के संदर्भ में भारत के अगर पश्चिम में चलें तो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये वो क्षेत्र है जहाँ सिंचाई की सबसे अच्छी सुविधा मौजूद है। तो हरित क्रांति की शुरुआत भी इन्हीं क्षेत्रों से हुई। तो हरित क्रांति से लाभान्वित अगर एक क्रम पूछे तो सबसे अधिक लाभ हुआ पंजाब को, पंजाब के बाद हरियाणा को, हरियाणा के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। इसी क्वेश्चन को उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर वो घुमाते हैं और पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभान्वित हुआ, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र, सबसे कम बुंदेलखंड, ठीक है। दक्षिणी हिस्सा पठारी है तो वहाँ तो उतनी खेती हो नहीं सकती, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे कम लाभान्वित हुआ दक्षिणी क्षेत्र, लेकिन सबसे अधिक लाभ पहुंचा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, ठीक है। चर्चा में क्यों रहे? तो 28 सितंबर 2023 को 98 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन, ठीक है। इसलिए इनको जो है ध्यान में रखिएगा। अब इनके संदर्भ में अगर देखा जाए तो मैक्सिकन गेहूं किन्होंने खोज की थी, एक तो ये ध्यान में रखिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रह चुके थे, ये भी ध्यान में रखना है। फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक भी रह चुके हैं, ये भी ध्यान रखना है। रेमन मैक्स ऐसे सम्मान से सम्मानित थे। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित थे। इसी पॉइंट पे ध्यान ज़्यादा दीजिएगा कि प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो 1987 और व्यक्ति हैं MS स्वामीनाथन, ये ध्यान में रखिएगा। 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण और 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित। एक बात सुन लीजिएगा, लेकिन जो सबसे अधिक याद रखना मैं अभी बता दूं कि प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। या इसी क्वेश्चन को बदल सकता है कि विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय, बात तो वही है, पहला भारतीय को मिला, तो चाहे ऐसे कहें चाहे वैसे कहें। यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति डॉक्टर MS स्वामीनाथन और 1987, ये वर्ष भी याद रखना है, ठीक है। अगला नाम जो अपने सामने है वो जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। तो जया वर्मा सिन्हा के संदर्भ में ध्यान रखिए। रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। 1 सितंबर 2023 को वो ये शपथ लेती हैं और इस पद पर जैसे ही वो आसीन होती हैं एक रिकॉर्ड कायम होता है और वो ये है कि रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनने वाली या CEO बनने वाली पहली महिला, ठीक है। इसलिए इनका नाम भी ध्यान में रखिएगा, जया वर्मा सिन्हा, ठीक। अगला नाम प्रीति अघालयम। जितनी भी महिलाएं चर्चा में हैं उन सब का नाम आपको ध्यान में रखना होगा। वहाँ से एक क्वेश्चन 4 शिफ्ट में पेपर आपका होना है, तो हो सकता है कि हर शिफ्ट में एक एक महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन ऐसे वो डाल दें, संभावित होते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीति अघालयम क्यों चर्चा में है? तो IIT मद्रास के पहले विदेशी कैंपस IIT जंजीबार, जंजीबार कहाँ पे है? तंजानिया, की निदेशक नियुक्त, ठीक है। तो पहले तो ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से ही बनाया जा सकता है कि अभी हाल ही में IIT मद्रास ने अपना विदेशी कैंपस किस देश में खोला है, तो देश पूछा तो तंजानिया और जगह पूछा तो जंजीबार। इतना समझ में आ गया। अब वहाँ की ये निदेशक बनी और जैसे ही वहाँ की वो निदेशक बनी, भारतीय कैंपस है ना तो भारत का ही कहा जाएगा। तो जब से IIT की स्थापना हुई, IIT की निदेशक बनने वाली पहली महिला है, ठीक है, इसलिए ये नाम चर्चा में रहा। अब IIT की निदेशक बनने वाली पहली महिला अगर पूछे तो प्रीति अघालयम, ठीक है, इसलिए इनका नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। जुलाई 2023, हाँ ये इसलिए ध्यान में रखना है कि इसका प्रयोग वो क्वेश्चन बनाते समय करेंगे, ठीक है, कि जुलाई 2023 में IIT की निदेशक बनने वाली पहली महिला, तब अपना आंसर क्या हो जाएगा? प्रीति अघालयम, ठीक है। वैसे ये पूछ सकता है कि IIT मद्रास ने अभी हाल ही में या वर्ष 2023 में कहाँ अपना पहला कैंपस खोला या विदेशी कैंपस खोला, तो IIT जंजीबार, या देश का नाम पूछा तो तंजानिया, जैसा ऑप्शन में हो, ठीक है। IIT तो प्रीति अघालयम इस संदर्भ में, जया वर्मा रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष, दोनों नाम विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक। अगला नाम है डॉक्टर VR सुब्रमण्यम, ठीक। ये कौन है? तो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, 25 फरवरी 2023 को नियुक्त हुए। पुराना मामला है लेकिन यहाँ इसलिए बताया जा रहा है कि नीति आयोग से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 25 फरवरी 2023 को ये नीति आयोग के CEO नियुक्त हुए। कार्यकाल इनका 2 वर्ष होगा। परमेश्वरम अय्यर का स्थान लिया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। अब अध्यक्ष की बात कर ले तो
तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? तो जो प्रधानमंत्री होंगे वही पदेन नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? फटाफट कमेंट कर डालिएगा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। ठीक है, अनीश शाह, एक लाइन में इनको देख लेते हैं। अनीश शाह कौन है? ये फिक्की के नए अध्यक्ष, दिसंबर 2023 में इनकी नियुक्ति हुई है। दिसंबर का मामला इसलिए ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, हिंदी में कहें तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। स्थापना फिक्की की। ठीक है, फिक्की की अगर स्थापना अगर कभी पूछ ले कि फिक्की की स्थापना कब हुई, तो 1927 में हमको जाना है। ठीक है, 1927 ये फिक्की की स्थापना का वर्ष है। ठीक, अब महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला एवं पुरुषोत्तम दास ठक्कर द्वारा इसकी स्थापना की गई। अब फिक्की के मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय इसका कहाँ पे होगा? मुख्यालय हम लेके आएंगे इसका दिल्ली। ठीक, फिक्की का मुख्यालय दिल्ली, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला नाम जो चर्चा में है वो है प्रमोद अग्रवाल। तो प्रमोद अग्रवाल जो चर्चा में है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, BSE के नए अध्यक्ष दिसंबर 2023 में नियुक्त किए गए। अब यहाँ से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में 2-3 चीजें ध्यान में रखिएगा कि इसका सूचकांक क्या है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का BSE के सूचकांक की बात की जाए तो सेंसेक्स। ठीक है, BSE में कितनी कंपनियां सूचीबद्ध हैं? तो 30। तो BSE में 30 कंपनियां सूचीबद्ध की जाती हैं और इसका सूचकांक है सेंसेक्स। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में एक और आंकड़ा जुड़ा हुआ है कि एशिया का पहला शेयर मार्केट है या स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, ये भी पॉइंट ध्यान में रखिएगा। स्थापना 9 जुलाई 1875। ठीक, स्थापना पूछे तो आपको बताना है 9 जुलाई 1875। तो जाहिर सी बात है एशिया का सबसे पुराना है तो भारत का भी सबसे पुराना होगा, है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान में ऐसे ही रखना है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की चर्चा आई तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है अपने पास, उसका भी अच्छा, इसका BSE का मुख्यालय कहाँ? तो बॉम्बे शब्द जुड़ा हुआ है तो बम्बई यानी मुंबई। वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है अपने पास तो उसका भी मुख्यालय बम्बई में है और NSE में सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या है 50। अभी ध्यान रखिए कि पेपर बहुत जल्दी है ना तो सब कुछ लिखा नहीं जा सकता, तो इसलिए कुछ चीज़ें जब मैं बोल रहा हूँ तो उसको सुन लीजिएगा, जरूरत हो तो वहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये इतने नाम हैं, एक स्क्रीनशॉट लीजिए बहुत जल्दी से। हाँ तो विद्यार्थियों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक नाम मैं आपको देता हूँ, लेफ्टिनेंट कमांडर। ठीक है, ऐसे आप हाँ लेफ्टिनेंट कमांडर, ऐसे आप सुन भी लेंगे ना तब भी याद हो जाएगा आपको। 2-4 बार जब मैं रिपीट करूंगा तो वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, नाम क्या है इनका? लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देव अस्थली। देव अस्थली कौन है ये और क्यों चर्चा में रही? ठीक है, तो इनके संदर्भ में एक चीज ध्यान में रखिए कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत, ठीक है, भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर तैनात होने वाली भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। ठीक, इसलिए इनका भी नाम ध्यान में रखना है आपको। पहली महिला है, किसी भारतीय युद्धपोत पर पहली बार इनकी तैनाती हो रही है, तो एक तो ये ध्यान रख लेना है कि पहली महिला अधिकारी। अब जो दूसरा क्वेश्चन अपना बनता है कि अगर किसी युद्धपोत पर तैनात हो रही है तो वो कौन सा युद्धपोत है? ठीक, तो युद्धपोत का नाम है आपका INS त्रिकंड। ठीक है, इंडियन नेवी शिप त्रिकंड। ठीक, तो इनका नाम ध्यान में रखिए। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली कौन है ये? तो पहली ऐसी महिला अधिकारी हैं जिनकी पोस्टिंग किसी भी युद्धपोत पर हुई है और उस युद्धपोत का नाम है INS त्रिकंड। अगला नाम है कंचन देवी। कंचन देवी ये क्यों चर्चा में है? तो इनको ध्यान में रखिए। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं
शिक्षा परिषद, ठीक। तो भारतीय वानिकी एवं अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक, पहली महिला निदेशक, ठीक। तो भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक इनको नियुक्त किया गया है। अब बात की जाए भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय है देहरादून, ठीक है। अब इसकी स्थापना की बात की जाए कि इसकी स्थापना कब की गई, तो स्थापना का वर्ष है 1986, ठीक। तो इस वजह से इनको भी ध्यान में रखिएगा। सीधा सा क्वेश्चन बनाएंगे वो आपके लिए कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष, वो नाम होगा आपका कंचन देवी, ठीक है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? आपका आंसर सीधा सा हो जाएगा देहरादून। स्थापना कब हुई? 1988 में। और इनकी डेट भी ध्यान रखिएगा कि लेटेस्ट मामला है, इसलिए याद होना चाहिए, 1 दिसंबर 2023, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट नाम की अगर हम बात करें तो एक नाम और मैं आपके लिए ला रहा हूँ, गीतिका श्रीवास्तव। अगर आप सुन रहे हो तो लिख डालिए मेरे लिखने से पहले कि गीतिका श्रीवास्तव कौन है, कहाँ इनकी नियुक्ति हुई, क्यों चर्चा में रही। गीतिका श्रीवास्तव, अब इनकी बात की जाए तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, राजधानी क्या है पाकिस्तान की? इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग, ठीक है, भारतीय उच्चायोग में भारत की नई प्रभारी, भारत की नई प्रभारी नियुक्त की गई हैं, ठीक। अभी नई प्रभारी नियुक्त की गई हैं, ठीक। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि पाकिस्तानी उच्चायोग में भारत का प्रमुख बनने वाली पहली महिला है ये, ठीक है। तो पहली महिला नई प्रभारी, पहली महिला कहाँ नियुक्त हुई हैं? इस्लामाबाद में, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि हमने प्रभारी शब्द का प्रयोग किया है ना, तो भारतीय उच्चायोग है तो यहाँ उच्चायुक्त शब्द का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन यहाँ उच्चायुक्त शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए कि जब से 370 धारा हटी यानी 2019 से, तो उच्चायोग में उच्चायुक्त नहीं नियुक्त किए जा रहे हैं। वहाँ पे जो शब्द, वहाँ जो प्रमुख होता है उसको हम कहते हैं उच्चायोग का प्रभारी, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि क्वेश्चन बना सकते हैं कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में नियुक्त होने वाली पहली महिला प्रभारी, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? गीतिका श्रीवास्तव, ठीक है। अब आपने देखा होगा अगर मैं ऐसे लिख के पढ़ाऊँ तो तारतम्यता ही टूटने लगती है, ठीक। तो इतना आप तैयार करिए और नेक्स्ट वीडियो कल मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और उम्मीद रहेगी कि काफ़ी कुछ करेंट उसमें हो जैसा एग्जाम में पूछा जाए उस दृष्टिकोण से, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, जहाँ ज़रूरत हो उसकी नोट्स बनाइए, और समय वो है कि इस समय अपने दिमाग को काफ़ी स्थिर रखिएगा। 4 दिन की बात है, इधर उधर की बातों को बिल्कुल मत उलझाइएगा, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दीजिए। और ये मत सोचिए जैसे जब एग्जाम नज़दीक आता है ना हमको लगता है कुछ नहीं याद है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सब याद है। आपसे अच्छा कोई हो नहीं सकता, यही मन में बस रखना है एग्जाम तक। हो सके तो कम से कम बोलिए, जितना कम बोलेंगे दिमाग ज़्यादा चलेगा, ठीक है। चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करिए, हिंदी दोहरा डालिए, जीएस दोहरा डालिए। आप बस इतना ध्यान रखिए कि हिंदी और रीजनिंग मिला करके आपको 70 नंबर लाना है किसी भी तरह। अगर आप उस आंकड़े को छू लेते हैं 70, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। बस 2 चीज़ें और ध्यान रखिएगा कि कम से कम जीएस में 22 से लेके 25 क्वेश्चन तक आपको सही करने होंगे, या कट पीट के 22 से 25 के बीच में आए, तभी जाके मामला बनेगा। 70 वहाँ हो गया, 80-90 यहाँ हो जाएगा आपका, 95 तक आप यहाँ पहुँचेंगे। 15 आप मैथ में करते हैं तो 95, 500 और 10, 110। तो इतनी सीटों में ये आंकड़ा काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ, अगर पेपर का लेवल घटता या बढ़ता है तो उसी हिसाब से मेरिट घट बढ़ जाएगी। तो लगे रहिए हमारे साथ और इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का, जो मैं कल आपको शाम को दूंगा।
हाँ थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन करंट की काफ़ी चीज़ें उसमें समाहित होंगी। ठीक है, तो इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।